है हर्यक राजवंश। कौन सा आता है? हर्यक राजवंश आता है। और हर्यक राजवंश में जो पहला शासक आता है वो कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार के बारे में कुछ कुछ बातें अपन ने बात करी थी। श्रेणिक एवं अंग विजेता की उपाधि इसको मिलती है। इसके अलावा जो है ये अपने राजनीतिक विस्तार जो करता है वो कैसे करता है? वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके। कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत की बहन कौशला के साथ में विवाह करके काशी दहेज में मिलता है। लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ विवाह करता है, उससे पुत्र प्राप्त होता है अजातशत्रु, जो कि हत्या कर देता है किसकी? बिंबिसार की। अजातशत्रु राजा बनता है हत्या करने के बाद, इसलिए प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है। अजातशत्रु को कुणिक और लिच्छवी विजेता की उपाधि दी जाती है। इसके जो मंत्री होते हैं वो कौन कौन है? सुनिधि और वस्यकार। और उसके अंदर जीवक क्या था? बिंबिसार के अंदर राजवेद कौन था? जीवक था। और इधर अजातशत्रु के अंदर मंत्री कौन है? सुनिधि और वस्यकार। वस्यकार की हेल्प से लिच्छवियों को पराजित करता है। रत्नमूसल और महाशिलाकंटक, ये दो आपके क्या थे? पत्थर फेंकने वाले हथियार थे, जिनका इस्तेमाल करता है कौन? अजातशत्रु। राजधानी तो वही रखता है कौन सी? राजगृह, लेकिन पाटलिपुत्र के अंदर एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। बाद में उदयन जब राजा बनता है तो उदयन क्या करता है? राजधानी राजगृह से उठा करके कहां लेके चला जाता है? पाटलिपुत्र ले जाता है। इसके बाद में कुछ और शासक आते हैं, अनिरुद्ध, मुंड, ठीक है, नागदशक, ऐसे करके, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग होता है। शिशुनाग ने वैशाली को फिर से बसाया था, अवंती को अवंतीवर्धन से जीतता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका कालाशोक। कालाशोक जो था वापस से राजधानी कहां लेकर के आ जाता है? पाटलिपुत्र ले आता है। द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित होती है कालाशोक के समय पे। नंदीवर्धन के जमाने के अंदर उसका जो नाई होता है, उसकी स्टोरी मैंने आपको पूरी सुनाई थी। महापद्मनंद नंद वंश का प्रथम शासक बनता है। नाम और क्या क्या है? एकराट, सर्वछत्रांतक, अग्रसेन, उग्रसेन, ये कुछ उसके नाम आते हैं। दूसरा परशुराम भी उसी को अपन कहते हैं। एक बार कलिंग को जीतने का कार्य भी करता है। महापद्मनंद के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है घनानंद। घनानंद मैंने बताया था कैसा प्रवृत्ति का इंसान था? लोभी और लालची प्रकृति का इंसान था। इसके जमाने के अंदर सिकंदर का अटैक होता है भारत के ऊपर। यहां तक की अपन ने बातें कर ली थी। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि भारत के ऊपर अटैक होता है सिकंदर का। ठीक है, अच्छी बात है, अटैक हुआ। तो क्या ये भारत के ऊपर पहला कोई विदेशी अटैक है या इससे पहले भी कोई और अटैक हो रखा है? ठीक है, तो भारत पर विदेशी आक्रमण की अपन बात कर रहे हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण की बात करें। छोटा सा टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य से बीच में आता है, ठीक है ना। तो विदेशी आक्रमण जो होता है भारत के ऊपर, पहला विदेशी आक्रमण जो होता है भारत पर, पहला विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण जो होता है वो होता है ईरान का। किसका होता है? ईरान का। यानी कि ईरान के अंदर एक वंश राज किया करता था ईरान का, हकमनी वंश। कौन सा है? हकमनी वंश। जैसे अपन के यहाँ पे हर्यक वंश वगैरह चल रहे हैं, शिशुनाग वंश वगैरह चल रहे हैं, वैसे ईरान के अंदर एक राजवंश राज कर रहा है। उस राजवंश का नाम क्या है? हकमनी वंश। इस हकमनी वंश का एक राजा आता है। इसका क्या आता है? राजा आता है। उस राजा का नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस। और साइरस के बाद एक राजा और आता है, उसका नाम है डेरियस। ये साइरस 2 है। ये क्या है? दूसरे नंबर का साइरस है। और डेरियस इसी को अपन दारा के नाम से भी जानते हैं, दारा प्रथम। इसको किससे नाम से जानते हैं? दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो इसने जो अटैक किया था वो किया था 550 बीसी में, और इसने जो अटैक किया है वो किया है 518 बीसी में। इन दोनों लोगों ने अटैक किया है भारत के ऊपर। ये जो आक्रमण था ये असफल आक्रमण है, और ये कुछ मात्रा में सफल आक्रमण रहता है, लेकिन पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही छोटा मोटा क्षेत्र जीत करके वहां पे राज करता है। यानी संपूर्ण भारत के ऊपर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बैठ पाता है। जो पाकिस्तान वाला एरिया है उस एरिया के अंदर की ही बातें आती है थोड़ी सी, ठीक है। तो भारत पे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? तो कहां के लोगों ने किया है? ईरान के लोगों ने किया है। और ईरान के अंदर कौन सा वंश था? हकमनी वंश था। और हकमनी वंश का जो राजा था साइरस 2, इसने अटैक किया था 550 बीसी में, लेकिन ये असफल था। फिर बाद में डेरियस फर्स्ट ने किया था। डेरियस को ही दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, और ये आक्रमण कैसा है? सफल आक्रमण है, ठीक है। लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये नाम, डेरियस या दारा प्रथम। इसने भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लगवाने का स्टार्ट किया था, डेरियस या दारा प्रथम ने। इसका देखा देखी होड़ गोड़ा, देखा देख होड़ में गोड़ा फोड़े ना, बड़ा काम करे अशोक ने, ठीक है। तो अशोक जो था इसने अभिलेख लगवाए, तो बाद में अशोक ने भी इसकी देखा देख क्या करे? अभिलेख लगवाने का काम किया। तो भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लगवाने का कार्य करता है अशोक। और अशोक ने किसकी प्रेरणा से किए थे? तो वो डेरियस की प्रेरणा से किए थे, ठीक है। डेरियस या दारा फर्स्ट की प्रेरणा से किए थे। क्लियर है क्या? इनके बाद में जो अगला आक्रमण हो रहा है वो किसका अटैक हो रहा है? सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। किसका हो रहा है? सिकंदर का आक्रमण। और जो ये सिकंदर है ये यूनानी है। ये क्या है? यूनानी है। सिकंदर क्या है? यूनानी है। ये ईरानी थे, ये यूनानी है। ये क्या है? यूनानी। जो आपके ग्रीक है ना, ग्रीक, ईरान इराक से भी उस साइड में और आगे ग्रीक, ग्रीक के लोगों को यूनान देश कहा जाता था, यूनान देश के लोगों को यूनानी कहा जाता था। तो सिकंदर जो था वो यूनानी है। जैसे ये साइरस क्या था? ईरानी था, वैसे ही सिकंदर क्या है? यूनानी है। तो भारत के ऊपर कैसा आक्रमण हुआ है? यूनानी आक्रमण हुआ है। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। कब हुआ है? तो ये घटना आएगी अभी। और पहले सिकंदर के बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं कि जो सिकंदर है, सिकंदर का जन्म कब होता है? सिकंदर का जन्म होता है 356 बीसी में, ठीक है। कहां पे होता है? मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय के यहां पे,
मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का ये पुत्र है। क्या है? फिलिप सेकंड का पुत्र है। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या है? असली नाम है अलेक्जेंडर। असली नाम क्या है? अलेक्जेंडर। भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? सिकंदर है। ठीक है, भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन है? तो सिकंदर है। क्लियर है क्या? सिकंदर का जन्म कब हुआ है? 356 बीसी में। कहां पे हुआ है? मकदूनिया में हुआ है। राजा फिलिप द्वितीय का ये पुत्र है। किसका पुत्र है? राजा फिलिप द्वितीय। राजा फिलिप द्वितीय मकदूनिया का एक जगह पड़ती है ग्रीक के अंदर, वहां का राजा हुआ करता था, उसका ये बेटा है। इसका असली नाम क्या है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपन बोलते हैं ना, सिकंदर महान। ठीक है, इसने विश्व विजेता का सपना देखा था। सिकंदर ने क्या देखा था? विश्व विजेता का सपना देखा था कि भैया मेरे को विश्व विजय करनी है। विश्व विजय के सपने की वजह से इसने क्या किया? हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ ये भारत की तरफ बढ़ा। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत को पार करके, हिंदू कुश पर्वत को पार करके काबुल व कांधार को जीतते हुए, काबुल व कंधार को जीतकर, ठीक है, चिनाब व झेलम नदी के तट पर आ जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में यानी कि चिनाब और झेलम नदी के बीच वाला जो क्षेत्र था, यहां पे एक राजा राज कर रहा होता है, उसका नाम होता है पोरस। कौन राजा रहा है? पोरस। और यहां पे एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम आप सभी लोग जानते हो। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? वितस्ता। पढ़ा था ना ऋग्वेद के अंदर, जो चीज झेलता है वो विस्तृत हो जाता है, बताया था। तो वितस्ता का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है? वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध बोल दो, चाहे इसी को हाइड्रे स्पीस का युद्ध भी बोलते हैं। हाइड्रे स्पीस का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध के समय पे जो चिनाब और झेलम नदियां थी ये तीव्र रूप से बह रही थी, इनके अंदर बाढ़ जैसे हालात बन रहे थे, विकट परिस्थितियों के अंदर ये युद्ध लड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाइड्रे स्पीस का युद्ध पड़ता है। कब होता है ये? तो ये होता है 326 बीसी के अंदर। कब की घटना है ये? 326 बीसी की। 356 लिखा है ना मैंने यहाँ पे? हाँ ठीक है, 326 बीसी की ये घटना आती है। और युद्ध किस किस के मध्य हो रहा है? तो युद्ध हो रहा है भैया, एक तरफ तो कौन है? सिकंदर, और एक तरफ कौन है? राजा पोरस। इसमें जीतने वाला कौन है? तो विजेता कौन है? सिकंदर है। विजेता कौन है? सिकंदर है। लेकिन राजा पोरस जो होता है, इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर, बहादुरी से प्रसन्न होकर इसका राज्य लौटाया। सिकंदर ने क्या कहा कि इसको जब युद्ध के अंदर ये हार जाता है तो इसको इसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद इससे पूछा जाता है बता तेरे साथ क्या किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो भाई साहब इसने कहा कि यार देख बात ऐसी है, मेरे साथ तो है ना वही व्यवहार कर जो एक पराजित जो राजा होता है उसके साथ में एक विजित राजा जिस प्रकार का बिहेव करता है। तो उस जमाने के अंदर पराजित राजा के साथ में जो विजित राजा व्यवहार किया करता था वो उसको सर कलम कर दिया करता था, मतलब उसको मार दिया करते थे। ठीक है, यानी कि उसने इनडायरेक्टली अपने लिए क्या मांगा है? मृत्युदंड मांगा है। तो सिकंदर को बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति सामने आती है कि यार इस बंदे के सामने एक महान विश्व विजेता सिकंदर खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि जो तू मांगेगा वो तेरी मांग पूरी करी जाएगी। ये चाहता तो मेरे से कुछ भी मांग सकता था, लेकिन इसने फिर भी क्या मांगा है? मृत्युदंड मांगा है। तो इसकी बहादुरी से खुश होकर के ये क्या करता है? इसका राज्य इसको लौटा देता है। क्योंकि सिकंदर विजेता है, पोरस। ठीक है, तो ये बात आती है किसकी? अब साहब झेलम और चिनाब नदी से आगे आती है व्यास नदी। व्यास नदी के तट तक, यानी कि व्यास नदी के इस तरफ खड़ी है सिकंदर की सेना, और व्यास नदी के उस तरफ की अगर बात करें तो व्यास नदी के उस तरफ जिसका राज्य है वो कौन है? घनानंद है। वो कौन है? घनानंद है। तो घनानंद जो होता है उसको समझाने के लिए एक बार कौन जाता है? विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य है, तो समझाने के लिए जाता है भैया कि यार देख घनानंद भाई बात ऐसी है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है माथे के ऊपर, तेरे को पता नहीं है, तो यहाँ अय्याशियों में घूम रहा है, मतलब एंजॉय कर रहा है फुल है। तो कहता है नहीं अपन तो भाई ऐसे ही एंजॉय करेंगे, तेरे को जो करना जो कर ले। तो चाणक्य उसको समझाता है बहुत प्यार से कि यार भाई मान जा यार, देखो सिकंदर आ रहा है, वो आ गया तेरे को भी निपटा देगा, तेरी ये जितनी भी रानियां हैं सबको निपटा देगा, फालतू में कुछ नहीं रखा है। तो वो कहता है कि नहीं भैया आने तो दे, देख लेंगे तू कौन होता है समझाने वाला। और उसकी बेइज्जती करके उसको धक्का लग जाता है तो वो गिर जाता है, उसके बाल खुल जाते हैं। तो वो कहता है आज के बाद ये बाल तभी बांधूंगा जब तेरे को सबसे पहले निपटाऊंगा है। जब वो वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसको दिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है एक शिकारी के पास में, उससे वो 1000 कासार्पण मुद्राओं के अंदर उसको खरीदता है, उसकी टैलेंट देख करके, थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी को देख करके, क्योंकि वो शिकारी के अंडर में था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन उन बच्चों का लीडर बना घूम रहा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। एक कहानी ये भी आती है कि एक शिकारी था, उसके पास में पिंजरा था, उसके अंदर शेर था मोम का। वो कहता है कि जो इसको बिना टच किए बाहर निकाल देगा
वो मेरे से इनाम जीतेगा तो वो कहता है कि मैं निकाल सकता हूं, तो वो एक आग लेके आता है, आग को उसके पास रखता है, मोम पिघल के बाहर आ जाता है, तो बिना टच करे बाहर निकाल देता है। इस बात से प्रसन्न होकर के उसको शिक्षा देने के लिए लेकर के चला जाता है अपने साथ में, कहां पे, तक्षशिला। तक्षशिला का ये प्रोफेसर हुआ करता था, कौन, चाणक्य। ठीक है, तो व्यास नदी से आगे बढ़ने से पहले वो भी प्लानिंग करता है इसको रोकने की, किसको, सिकंदर को। तो सिकंदर की सेना के अंदर उस जमाने के अंदर क्या चला करता था, पहले जहर का बहुत इस्तेमाल हुआ करता था। किसका, जहर का, इनका। तो जहर की नॉलेज बहुत अच्छी थी, किसको, चाणक्य को। ठीक है, तो उसने जो भी व्यास नदी को पार करता था उसमें अफवाह ये फैला दी कि ये व्यास नदी अभिशापित नदी है, इस नदी को जो पार करेगा ना वो मर जाएगा, श्राप लग जाएगा उसके, और जो पार करता उसको ये जहर देकर के मरवा देता। तो ये सब लोगों को ये वहम हो जाता है कि यार भाई साहब गड़बड़ हो सकती है। दूसरी बात कि सिकंदर इतने दूर से आ रहा है, ग्रीक से चलता हुआ आ रहा है, इतने युद्ध लड़ता हुआ आ रहा है, इसकी सेना जो है वो परेशान हो जाती है। तीसरा रीजन, व्यास नदी के इस तरफ जो सेना है, पैसा तो घनानंद के पास बहुत है, और पैसा बहुत है तो सेना भी बहुत है, तो घनानंद के पास एक विशालतम सेना है, और उस सेना का सामना करना है किसको, सिकंदर की सेना को। इस वजह से सिकंदर की जो सेना होती है वो व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चाणक्य द्वारा फैलाई गई अफवाह हो सकता है, या उसका थका हुआ होना हो सकता है, या व्यास नदी के आगे घनानंद की सेना से डर हो सकता है। जो भी रीजन रहा हो, कुल मिलाकर के सिकंदर की सेना व्यास नदी को क्रॉस नहीं करती है, पुनः वापस लौट जाती है, और वापस लौटने के क्रम में बेबीलोन जगह पड़ती है। ठीक है, वहां उस बेबीलोन के अंदर मृत्यु हो जाती है किसकी, सिकंदर की 323 बीसी के अंदर। ठीक है, क्लियर है, तो यहीं पे आगे लिख सकते हैं, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार किया। वापस लौटने के क्रम में, वापस लौटने के क्रम में बेबीलोन में 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु। तो 356 के अंदर क्या होता है, जन्म होता है, 323 के अंदर मर जाता है। कितने से साल जिया बताओ, इतने से सालों में विश्व विजय करके लौट गया। ठीक है, विश्व विजय का ये मतलब नहीं है कि उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। विश्व विजय से तात्पर्य उसका ये था कि उस जमाने के अंदर ग्रीक लोग जितने भी देशों से परिचित थे उन देशों को उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, क्या हो गया, समझ में आ गया क्या ये कुछ बीच में थोड़ा सा चैप्टर सिकंदर का बच जाता है, वो भी पढ़ना जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये पढ़ाया। अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका मौर्य साम्राज्य। ठीक है, लिख लिया क्या, कौन, नीचे चिवारी चे, जीरो से पहले की अपन बात कर रहे हैं, तो जन्म हुआ इसका 0 से 356 साल पहले, तो मरेगा कब, बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आता है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में अपन को जिन 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है वो 3 राजा हैं आपके, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पे आएगा बिंदुसार, और तीसरा राजा आएगा अशोक। ये 3 राजाओं के बारे में अपन को पढ़ना है किसमें, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक की अपन बात करें तो संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपन थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। इधर देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की अपन बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य था, ठीक है, इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो 323 बीसी से लेकर के 198 बीसी, 298, कितना, 298 बीसी, 323 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक का जो कार्यकाल है वो किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये इसके अपन को यूनानी नाम देखने को मिलते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य के जो इतिहासकार थे यूनान के, उन यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने कह करके क्या कहा है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की अपन जाति की बात करें तो इसको वृषल कुल का बताया गया है। क्या बताया गया है? वृषल कुल का। किसके अनुसार बताया गया है? मुद्रा राक्षस नाटक के अनुसार। मुद्रा राक्षस में इसको क्या बताया गया है? वृषल कुल का बताया गया है। इसकी जो माता का नाम बताया गया है वो आता है मुर्रा। ठीक है, माता का नाम क्या था? मुर्रा। लेकिन कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये माता के नाम की इनकी जो ज्यादा है जानकारी, इसके बचपन की जानकारी अपन को ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके, घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इधर देखो, घनानंद को पराजित किया है किसने? किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इस युद्ध के बारे में अपन को कहीं पे भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है कि भाई कौन से युद्ध के अंदर घनानंद को हराया था। ठीक है, ऐसा अपन को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है कि दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है कहां पे हुई, कब हुई, कैसे हुई। लेकिन ये पता लगता है कि घनानंद हार जाता है और कौन जीत जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। ठीक है, ये चीज का अपन को आइडिया लगता है। क्लियर है? अब कुछ लोग बोलते हैं कि उसको युद्ध के अंदर मार दिया था, कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोभी प्रवृत्ति का था, इसको हरा करके और इसको ऐसे मतलब बहुत सारा एक रथ दिया, उस रथ के अंदर बहुत सारा सोना वोना भर दिया, इसे कहा कि अब लेकर के तो इसको भाग जा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे गया एक बार के में हरा दिया होगा। मैंने अभी कहा जिस सेना का सामना सिकंदर की सेना नहीं कर पा रही है, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इतनी आसानी से हरा दिया होगा? तो आंसर आता है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं हरा सकता है। क्योंकि पहले ये क्या कर रहा था? डायरेक्ट अटैक कर रहा था इसके राजधानी के ऊपर, पाटलिपुत्र के ऊपर। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, अपने गुरु विष्णुगुप्त की सहायता से। ठीक है, हर बार मात खाता। तो एक बार एक गांव से निकल रहे थे, वहां गांव में जाकर एक बुढ़िया बैठी रहती है। उस बुढ़िया का एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उसको थाली के अंदर भात परोसती है, चावल गर्मा गर्म, उसमें बीचों बीच में घी डाल देती है। ठीक है, अब वो बच्चा क्या करता है? डायरेक्ट सीधा बीच में हाथ डालता है। अब आपको पता है कि घी जो होता है एक बार जल्दी गर्म होने के बाद ठंडा जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है ना। तो वो उसको समझाती है, बेटा डायरेक्ट बीच में हाथ डाल करके तू क्यों चाणक्य बन रहा है? हैं? साइड साइड से खा ले, यहाँ पे साइड साइड में ठंडा है। हैं? ये बात सुनता है भाई बगल में बैठा हुआ कौन? चंद्रगुप्त और चाणक्य। ठीक है, तो वो सोचता है कि वास्तव में बात जेन्युइन है, अगर अपन घनानंद को हराना है तो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं करके आसपास वाले क्षेत्रों को पहले अपन को जीतना पड़ेगा। तो ये पहले आसपास वाले क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट करता है। आसपास वाले क्षेत्रों को जीता, वहीं पे एक अपन को उल्लेख मिलता है कि एक राजा प्रवर्तक नाम का एक व्यक्ति था। किसी किसी में उसको ऐसा कहा गया कि जो राजा प्रवर्तक है वो कोई और नहीं है, वो राजा पौरस ही हुआ करता था। तो जो राजा प्रवर्तक है उसके साथ में संधि करता है, उसका सहयोग लेता है। और घनानंद जो होता है वो एक, पहली बात तो वो भी निम्न कुल का होता है, दूसरी बात अत्याचारी प्रवृत्ति का होता है। तो उससे सब लोग परेशान थे। तो इसके जितने भी और भी क्षत्रिय राजा हुए थे, वो क्षत्रिय राज्य जो जितने भी थे राजा, उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी होगी कहीं ना कहीं पे। इस वजह से वो इसको हराने में सक्सेसफुल रह पाता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये वाली बात आती है कुछ कुछ। तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि इसका जो गुरु है उसका तो आपको पता ही है कौन है? चाणक्य, या इसी का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। और इसकी एक पुस्तक आप सभी को पता है, कौन सी है? अर्थशास्त्र। इसी के अंदर अपन को नीति मिलती है साम दाम दंड भेद। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर ही अपन को क्या नीति मिलती है? साम दाम दंड भेद की नीति भी अपन को यहीं पे देखने को मिलती है। क्लियर है? समझ में आया इतना? आगे चलते हैं, पहले स्टोरी तो सुन लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मैंने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को तो पराजित करके यहाँ पे सिस्टम सेट कर लिया है। सिस्टम सेट करने के बाद में उधर की तरफ, यानी कि पाकिस्तान वाले की तरफ की बात अपन करें तो वहां पे सिकंदर लौट गया था वापस। सिकंदर जाने के बाद में वो अपने आदमियों को बना करके गया होगा। तो उन्हीं में उत्तराधिकारी आता है सिकंदर का, नाम आता है सेल्यूकस निकेटार। क्या नाम आता है? सेल्यूकस निकेटार नाम का एक राजा बनता है। वो भी सोचता है कि यार जैसे हमारे आदमी थे पहले के, वो सिकंदर, वो सोच रहा था कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं या विश्व विजय करूं। तो उसमें भारत कहीं ना कहीं पे अड़चन डाल रहा था, भारत नहीं जीत पाया वो, तो मैं क्यों ना इसको जीत करके उसके विश्व विजेता का सपना जो था उसको पूरा करूं। तो सेल्यूकस निकेटार उड़ता हुआ तीर ले लेता है किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। चंद्रगुप्त मौर्य उसको मारता मारता ठेठ उसके घर के अंदर ले जाकर के छोड़ता है। कहां पे ले गया मारता हुआ? सीधे वही ईरान इराक वाला जो एरिया है वहां तक पहुंच जाता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। वहां पहुंचने के बाद में आराम से सामने वाला मकान में तो कौन रह रहा है? सेल्यूकस निकेटार। और इधर वाला मकान है उसके लिए अतिथि गृह वगैरह जो होते हैं अतिथियों के लिए, उसमें कौन आ गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या तो आराम से शांति से बैठ करके फिर बाद में सोच विचार करके संधि करेंगे इससे कि हाँ भाई क्या क्या चीज इससे अपन को लेनी है, क्या क्या चीज देनी है। इतने में एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह का मौसम, सेल्यूकस निकेटार की एक सुपुत्री हुआ करती थी हेलेना। ठीक है, अब भारत के लोग जो होते हैं वो तो आपको पता थोड़े से रंग में सांवले वगैरह होते हैं। उधर के जो लोग हैं थोड़े से वो रंग में कैसे हैं? गोरे हैं, अंग्रेज टाइप के से हैं। तो सेल्यूकस निकेटार की बेटी भी अंग्रेजन थी, हेलेना। तो देखते ही पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। हो गया। होने के बाद में वो कहता है कि यार
ऐसे कर, अब तो जल्दी से जल्दी संधि करो, बुलाओ उसको पकड़ के, है कि भैया संधि करना कंपलसरी है, अब पारनी पड़ेगी। तो संधि करने के लिए बुलाया गया किसको? सेल्यूकस निकेटार। सेल्यूकस निकेटार तो हारा हुआ राजा है, वो क्या करे, चुपचाप आए, हाँ भैया बताओ मालिक क्या करूं आपके लिए सेवा। तो बोलता है कि ठीक है भैया, हमारे लिए सेवा तो ये है कि पहली बात तो तूने हमारे ऊपर अटैक किया जबरदस्ती, तो ये जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया, ये पूरा का पूरा मेरे अंडर में आना चाहिए, जैसे कि काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात, ये 4 प्रांत थे जो ले लिए गए किससे? सेल्यूकस निकेटार। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखता हुआ भी चलता हूं, समझ में आ जाएगा। सेल्यूकस निकेटार को पराजित किया, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं अभी, हाँ हाँ समझा रहा हूं। सेल्यूकस निकेटार को पराजित किया, पराजित करने के बाद में संधि करेगा क्या? संधि करेगा तो संधि की पहली शर्त, संधि की पहली शर्त 4 प्रांत मिलेंगे, 4 प्रांत लिए। कौन कौन से? काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात। ये 4 प्रांत तो पहली बात तो हमको दे दे, ठीक है, दे दिया साहब, क्या हाँ ये साहब दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संधि की शर्त नंबर 2, थारी छोरी के लारे ब्याह करा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, ठीक है, सिकंदर की पुत्री हेलेना के साथ। अरे सेल्यूकस निकेटार की पुत्री है ना, सेल्यूकस निकेटार की पुत्री हेलेना के साथ में। अब हेलेना थोड़ी सी अंग्रेजी बोलती है, बोलती है कि नहीं बोलती? भारत का ठेठ गवार मेरी तरह, उसको इंग्लिश आया नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य को, गांव की बोलने वाला आदमी है, वो कहेगा हाँ उसी का बंदोबस्त कर रहा हूं। अब हेलेना से ब्याह तो कर लिया, ब्याह करने के बाद हेलेना अलग लैंग्वेज बोले, वो अलग लैंग्वेज बोले, समझ में आने रहा, करे क्या? अगला पूछे भाई ये चाहती क्या है, इसको समझाने वाला आदमी तो भेज मेरे पास में। तो तीसरा, राजदूत मेगस्थनीज। राजदूत कौन आया? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? हाँ सब लोग इंटेलिजेंट हो, कौन सी है? इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है ये अभी वर्तमान में अवेलेबल नहीं है। इस पुस्तक के में जो लिखा हुआ था वो अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तकों के अंदर उसके बारे में लिख रखा है। वर्तमान में जो इंडिका का जो मूल स्वरूप है वो विद्यमान नहीं है, लेकिन इंडिका पुस्तक में क्या चीजें लिखी हुई थी ये और जो यूनानी इतिहासकार हुए उन इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तकों के अंदर लिख रखा है, ठीक है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। 3 चीज मिल गई क्या? लिया दिया कुछ नहीं है ना अभी तक। अब इसको भी दया आ गई कि यार अब बेचारे गरीब आदमी को अपन भी कुछ दे चलते हैं, तो जाते जाते देने के नाम पे खर्चा देके आ गया। क्या देके आ गया? 500 हाथी भेंट दिए। ठीक है, ये 3 आइटम लिए हैं, एक आइटम दिया है, ठीक है ना। तो ये शर्त है सेल्यूकस निकेटार को पराजित करने के बाद की बात। एक बार लिखो, सेल्यू सेल्यूकस निकेटार, टा कर ले, ता कर ले, सोनू गुजर करा। राम राम गुरु, राम राम भैया। ठीक है, लेकिन इस ब्याह की शर्त थी चाणक्य के द्वारा। शर्त क्या थी कि देख ब्याह तो कर ले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही समझाया उसने, चाणक्य ने तो क्या समझाया कि देख ब्याह ब्याह तक तो ठीक है, कर ले, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, परंतु गौर से सुन लेना, या कि कोई भी संतान हुई ना वो राजा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि विदेशी महिला की जो संतान होती है वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकती है। ऐसा मानना था किसका? हाँ, तो कौन सा वो राजा है? अरे तो सचिन कौन से देश का राजा है जो वो राजा बनाएगी बेटे को? क्या बोलती है उसको? विमलेश भाटी। पिचकू से तो मुंडे का है? चंपू सा, लप्पू सा लप्पू सा तो वो है। चलो लिखो भाई, लिखो जल्दी फटाफट। लिख लिया क्या? ठीक है, एक बार क्या होता है
चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में एक बार भयंकर अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तो गुजरात वाला जो एरिया है वहां पे अकाल ज्यादा पड़ता है। तो गुजरात के अंदर इसका एक गवर्नर हुआ करता था। गुजरात में इसका क्या हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था। और गवर्नर कौन था? पुष्यमित्र, पुष्यगुप्त मित्र। सुंग नहीं है, पुष्यगुप्त मित्र। ये लिख लिया क्या? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है? पुष्यगुप्त मित्र। ये कौन है? तो गुजरात का गवर्नर है। गुजरात का गवर्नर है, ठीक है ना। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था गुजरात के अंदर, वो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किससे करवाया था? पुष्यगुप्त मित्र से करवाया था। किससे करवाया? पुष्यगुप्त मित्र से, ठीक है। बाद में अपन देखेंगे कि इसका टाइम से टाइम जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाता है, ठीक है। तो रुद्रदामन के जमाने के अंदर सुविशाख की देखरेख में होगा। इसके अलावा स्कंदगुप्त के जमाने में पर्णदत्त के देखरेख के अंदर अपन देखेंगे, चक्रपालित के कहने पे पर्णदत्त के कहने पे चक्रपालित की देखरेख के अंदर होगा ना। वो अपन बाद में लिखवा देंगे, चाहे से यहां लिखना चाहो तो मैं यहां भी लिखवा सकता हूं, ठीक है। शक शासक रुद्रदामन ने सुविशाख की देखरेख में मरम्मत करवाई, की देखरेख में जीर्णोद्धार करवाया। किसका? इसी सुदर्शन झील का। बाद में भाई खराब भी होगी, ठीक है। इसके अलावा और अपन बात करें तो गुप्त काल के अंदर स्कंदगुप्त के समय पे, किसके जमाने में? स्कंदगुप्त के समय रुद्रदामन, हाँ शक शासक है रुद्रदामन ने सुविशाख, मैं लिख देता हूं शक शासक रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन लिखा हुआ है ने सुविशाख की देखरेख में जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है ना। और स्कंदगुप्त के समय पे पर्णदत्त ने चक्रपालित की देखरेख में, ठीक है ना। यानी कि एक तो रुद्रदामन के समय की बात कर रहे हैं, सुविशाख ने करवाया। रुद्रदामन के समय किसने करवाया? सुविशाख ने। और गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने करवाया है। पर्णदत्त ने अपने, मतलब इसने तो पर्णदत्त को बोला और पर्णदत्त ने फिर ऑर्डर पास कर दिया किसको? चक्रपालित को, ठीक है। चक्रपालित कौन था? पर्णदत्त का बेटा था, ठीक है ना। मतलब स्कंदगुप्त के जमाने में पर्णदत्त ने चक्रपालित की देखरेख में करवाया, ठीक है। समझ में आया क्या? इस सुदर्शन झील की बात कर रहे हैं। इस सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया वो तो किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किससे कहकर के करवाया था? पुष्यगुप्त मित्र से कहकर के करवाया था। पुष्यगुप्त मित्र कौन था? तो गुजरात का गवर्नर था, ठीक है। बाद में जब ये खराब भी होगी आने वाले टाइम में, तो फिर मरम्मत कार्य की बात करी जा रही है। तो दो लोगों ने मरम्मत कार्य करवाया है। पहला कौन है? शक शासक रुद्रदामन था। दूसरा कौन है? गुप्त शासक स्कंदगुप्त था, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म अपनाया। क्या अपनाया है? जैन धर्म अपनाया है। कौन सा धर्म अपनाया है? जैन धर्म। क्लियर है? किससे लिया है? भद्रबाहु से। भद्रबाहु कौन है? जानते हो क्या? भद्रबाहु कौन है? मैंने बताया था जैन समिति। प्रथम जैन समिति किसके कार्यकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। कब हुई थी? 300 के अंदर हुई थी। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी उस जमाने के अंदर। इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी 300 बीसी के अंदर ना। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल क्या लिखा है मैंने? 323 से 298, तो 300 इसके बीच में ही आ रहा है। तो इसी के कार्यकाल के अंदर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। उसके अंदर दो नेता आए थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र ने तो कौन सा धर्म अपना लिया था? श्वेतांबर। और दिगंबर किसने अपनाया? भद्रबाहु ने। तो भद्रबाहु का नेता कौन था? दिगंबर का नेता कौन था? भद्रबाहु था। उस भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको दीक्षा दी है, ठीक है। और किसमें कन्वर्ट कर दिया है? जैन धर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब ये जैन धर्म में कन्वर्ट हो गया है तो ये अपना जो प्राण त्यागेगा वो कैसे त्यागेगा? संथारा या संलेखना पद्धति से, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा या संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे, ठीक है। कहां पे त्यागे? संथारा कहां पे किया था इसने? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। कहां पे? चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। संथारा या संलेखना पद्धति क्या होती है? तो
तो इस पद्धति के अंदर जो जैनी जो लोग होते हैं वो बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? संथारा या संलेखना पद्धति कहा जाता है। क्लियर है क्या? उतार लिया क्या? श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर एक जगह पड़ती है। ये जो चंद्रगिरी की पहाड़ी है वो इन्हीं के नाम पे चंद्रगिरी पड़ जाता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे चंद्रगिरी पड़ गया। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चाणक्य से रिलेटेड। चाणक्य जो था आप सभी को पता है वो बहुत विद्वान आदमी था। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा हुआ करता था राजाओं को वो था विष कन्याओं से। किससे था? विष कन्याओं से। यानी कि जो बढ़िया बढ़िया सी सुंदर सुंदर सी जो कन्याएं हुआ करती थी वो कन्याएं जहर का इस्तेमाल करके राजा को बावड़ा बना करके मार दिया करती थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ऐसा कुछ अनहोनी घटित ना हो जाए कि वो किसी लड़की के झांसे मारे, जैसे आजकल होता है ना हनी ट्रैप, तब उस जमाने में ये विष कन्याओं के नाम से जाना जाया करती थी। ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि वो जबरदस्ती जहर दे देती है किसको? राजा को, मतलब जिसको भी मारना होता है उसको जहर देकर के आसानी से मारा जा सकता था। तो चाणक्य को इस बात का खतरे का पहले से अंदेशा था कि कभी ना कभी चंद्रगुप्त मौर्य भी आटे में आ सकता है, इसलिए वो उसको शाम के टाइम पे दूध में थोड़ा थोड़ा सा जहर रोज दिया करता था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ताकि उसके ऊपर किसी भी जहर का इतना ज्यादा प्रभाव ना पड़े, वो जहर के प्रति उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए। ऐसा काम किया करता था। एक दिन अचानक होता क्या है कि जो दूध का गिलास था चंद्रगुप्त मौर्य को लिए आया था, गलती से उसकी पत्नी पी लेती है। पत्नी का नाम होता है दुर्धरा, और दुर्धरा पीने के बाद में उस जमाने के अंदर दुर्धरा प्रेग्नेंट थी। क्या थी? प्रेग्नेंट थी। इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है। किसको? उसकी पत्नी को। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन डिलीवरी करवाई जाती है। कैसी डिलीवरी करवाई जाती है? सिजेरियन डिलीवरी करवाई जाती है। और जो बच्चा पैदा होता है उसके सर पे छोटे छोटे से बिंदु बिंदु से बने हुए थे उस जहर के प्रभाव की वजह से। इसलिए अगला जो शासक बनता है वो आता है बिंदुसार। उसका नाम क्या पड़ गया उन बिंदुओं की वजह से? बिंदुसार। और भारत का पहला सिजेरियन शासक जो है वो भी कौन है? बिंदुसार है। ठीक है क्या? चले आगे। बताएंगे अभी, क्लास के बाद पूछना। ठीक है ना, फिर अच्छे से समझाऊंगा। हाँ, इधर देखो, बिंदुसार की अपन बात कर रहे हैं। बिंदुसार जो है, पहली बात तो क्या है? पहला सिजेरियन शासक। पहला सिजेरियन शासक। मौर्य वंश के अंदर बिंदुसार का इतना ज्यादा योगदान देखने को नहीं मिलता है। मौर्य साम्राज्य के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंस जो रोल रहता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का रहता है, या तो यह रहता है अशोक का। बिंदुसार का इतना ज्यादा योगदान नहीं रहता है। बिंदुसार का जो योगदान होता है वो किसी और जगह होता है, वो होता है इसके पुत्रों में। कितना है? 101। कितने पुत्र हैं इसके? 101 है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, यही योगदान है इसका। इधर देखो, इसका जो बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र जो है उसका नाम था सुसीम। बड़ा पुत्र का नाम क्या है? सुसीम है। और इसका कोई ना कोई एक बीच का पुत्र रहा होगा, कोई नंबर पता नहीं है कौन से नंबर का है। ठीक है ना, उसका नाम होता है अशोक। ठीक है, अशोक इसी का भाई है, लेकिन कौन से नंबर का है पता नहीं है भैया, इतने में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, अलग अलग के हैं यार, एक 101 कैसे हो सकते हैं? तो दिमाग लगा है, एक बार का में 9 महीने का समय तो लगता ही है। सतमाशा जोड़ेगा तभी भी 101 होने में बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो बहुत सारी रानियां थी, उन रानियों के से बहुत सारे पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़ा बेटा सुसीम था, एक बेटा और था अशोक। ठीक है, ये तो इसकी एक कहानी है। इसके जमाने के अंदर तक्षशिला के अंदर विद्रोह होता है। क्या होता है? तक्षशिला में विद्रोह होता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए दोनों भाई जाएंगे, एक बार बड़ा भाई एक बार छोटा भाई। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए दो लोगों को भेजा जाता है। एक को भेजा जाता है सुसीम। सुसीम क्या रहता है? असफल। उसके बाद दूसरे नंबर पे भेजा जाता है अशोक को। अशोक क्या रहता है? सफल। आवाज नहीं भैया। ठीक है, सुसीम को तक्षशिला का ही गवर्नर बना दिया जाता है, तक्षशिला का गवर्नर।
और अशोक जो था उसको उज्जैन का गवर्नर बनाया जाता है। कहां का गवर्नर बनाया जाता है? उज्जैन का। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि अशोक राजा बनने से पहले कहां का गवर्नर था, तो आप बता सकते हो उज्जैन का गवर्नर था। क्लियर है क्या? तक्षशिला बिहार में क्यों है? तक्षशिला तो उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ेगा ना, बिहार में तो नालंदा है। हाँ, इधर देखो, सुस इधर देखो, सुसीम अशोक की बात हो गई। इसके अलावा इसने और क्या काम किया वो बात और देख लेते हैं। एक बात तो ये हो गई, इसके अलावा एक सीरिया के राजा थे, सीरिया के शासक एंटीयोकस। सीरिया का शासक कौन है? एंटीयोकस को पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा एवं 3 चीज मांगी। कितनी चीजें मांगी? 3। अपने काम की चीज मांगेगा वो, तो मांगेगा ना। 3 चीज सुनना, देखो गौर से क्या क्या मंगाया है। सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बंदे के नवाबी शौक की, यानी कि अंग्रेजी मीठी शराब। फर्स्ट चीज क्या मांगी है? अंग्रेजी मीठी शराब। दूसरी ताकत के लिए चाहिए सूखे मेवे और अंजीर। सूखे मेवे और अंजीर, ठीक है, ताकत भी तो चाहिए, तो सूखे मेवे और अंजीर मंगाए। तीसरे नंबर की अपन बात कर रहे हैं, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी तीसरे नंबर पे है कि 101 है, तो थोड़ा सा समझ सकते हो किस प्रकार की प्रवृत्ति का इंसान रहा होगा, तो इसलिए इसने दार्शनिक और मंगवाया। क्या मंगवाया? दार्शनिक। दार्शनिक कौन होते हैं जानते हो? दार्शनिक होते हैं कि जो कोई भी छोटी मोटी बातें हो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको अलग लेवल पे जाकर के उसकी व्याख्या करके समझा सके, ऐसे लोगों को कहा जाता है दार्शनिक। जैसे कि आज के जमाने में अभी लेटेस्ट में अपन बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत अच्छे दार्शनिक है। प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुना होगा? सुना है क्या? वो एक पीले से वस्त्रों के अंदर बॉडी से दाढ़ी बनाकर उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, सुना है ना सबने? तो वो एक प्रकार से फिलोसफर है, दार्शनिक है। राधा नाम जब करते हैं ना, नहीं सुना? तो दार्शनिक को उस जमाने के अंदर मोल भाव नहीं किया जाता था, इसलिए सीरिया के राजा ने कहा कि देखो आपकी पहली डिमांड पूरी कर दी जाएगी, दूसरी डिमांड भी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आपकी जो तीसरी डिमांड है ये पूरी हम नहीं कर सकते हैं। तो भाई क्या कर सकते हो? ये डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते हो, तो कभी इसका अल्टरनेटिव सोर्स अपन निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका निकाल सकते हैं कि इसकी जगह पे हमें अपना एक राजदूत भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? राजदूत। और राजदूत का नाम आता है डाइमेकस। क्या नाम आता है? डाइमेकस, ठीक है। इसके अलावा एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, ये तो था सीरिया का राजा एंटियोकस। इसके अलावा मिस्र का जो राजा था, मिस्र का राजा टॉलमी। मिस्र का राजा कौन था? टॉलमी ने भी अपना राजदूत और इनके राजदूत का नाम क्या है? डायोनीसस भेजा, ठीक है, डायोनीसस। एक का नाम क्या है? डाइमेकस। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो ये बिंदुसार के बारे में कुछ छोटी मोटी सी बातें निकल करके आती है, हैं? ले, है? दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं, अपनी शक्तियों को ना भूलें। चले आगे। इसके बाद जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा? अशोक, ठीक है। इसके बाद राजा कौन है? अशोक। अशोक जब बैठता है राजगद्दी पे, वो 273 से बैठता है और 233 तक राज करता है, लगभग की अपन बात कर रहे हैं। इधर देखना, अशोक को, अशोक के नाम, तो अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराणों में क्या कहा गया है?
अशोक वर्धन कहा गया है। देवा नाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं को प्रिय लगने वाला, देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है अभिलेखों में। मगधाधिराज यानी कि मगध का अधिराज, मगधाधिराज या मगध सम्राट कह सकते हो। मगध सम्राट जो कहा गया है वो भाब्रू शिलालेख में कहा गया है, भाब्रू शिलालेख में। ठीक है, इसके अलावा इसी को चंडाशोक की उपाधि भी देखने को मिलती है, इसी को कामाशोक की उपाधि भी देखने को मिलती है। चंडाशोक या कामाशोक भी अपन को देखने को मिलता है। किसके नाम है? ये सारे के सारे अशोक के नाम है। ठीक है, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक जब 273 में राजा बना तो उसने 4 साल तक अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया? 4 वर्ष तक अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया। तो कब करवाया? अपने 99 भाइयों की, अपने 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात, हत्या करने के पश्चात 4 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि 269 बीसी में राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे अशोक दिखने में बढ़िया सा, सुंदर सा ऐसा लगता होगा ना, ऐसा कुछ नहीं था। अशोक बहुत डेंजर आदमी था, दिखने में ही ऐसा लगा, उसको देख ले आदमी का पानी नहीं उतरा गले में से, मेरा तो उतर रहा है। ठीक है, तो सिंगली अनुसूचियों के अनुसार क्या क्या लिखा हुआ है कि अपने सिंगली अनुसूचियां क्या है समझ में आया? मतलब श्रीलंका के अंदर सिंगली द्वीप को कहा जाता था, श्रीलंका को सिंगल द्वीप। तो वहां पे जो जैसे होता है ना जागा वगैरह ये गाते रहते हैं, है ना, तो वैसे वहां अनुसूचियां गाई जाती है, तो उन अनुसूचियों के अंदर देखने को मिलता है ये बात, है ना। तो अपने 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात 4 वर्ष बाद यानी कि 273 के अंदर राजा बना। उसके बाद 4 साल तक अपने भाइयों की हत्या करी है 99 की, जो बिंदुसार ने पैदा करे थे, सबको निपटाया है। ठीक है, एक को छोड़ दिया है, वो इसका सगा भाई था और वो कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था। वो कहता है यार मैं गरीब आदमी, मैं कुछ नहीं चाहिए राजपाट राजपाट। तो उसने सोचा कि यार ठीक है, तो उसको जरूर इसने बख्श दिया, बाकी 99 को तो निपटा दिया। उनके बाद में राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, क्लियर है। एक बार ये जा रहा था रास्ते से, कोई बिल्डिंग के ऊपर से कोई छोरियां थी जो हंसने लगी इसको देख करके। अब हंसने लगी, इसको लगा कि मेरे क्रूप जो मेरा चेहरा है, ठीक है, मेरे को देख करके मेरे ऊपर टंट मार करके हंस रही है। पूरी बिल्डिंग में ही आग लगवा दी, सबको निपटा दिया। ठीक है ना, तो ये बहुत, इसीलिए इसको चंडाशोक की उपाधि मिली है। मतलब सोच करके देखने वाली बात है कि अशोक ने 261 के अंदर कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी के अंदर कलिंग युद्ध होता है। उसके अंदर उसने शपथ ले ली थी कि मैं अब इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। ले ली थी ना। लेकिन मजाल है किसी बंदे की जो इसके खिलाफ विद्रोह कर दे। है 233 तक राजा है, 261 में कह दिया कि भैया अब मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला हूं। उसके बावजूद इसका खौफ इतना खतरनाक था कि अच्छे सरेंडर हो जाए, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से ये चलता है इतने सालों तक। ठीक है, एक बार ये लिख लिया क्या। इसके बाद आता है कलिंग युद्ध। क्या आता है? कलिंग युद्ध। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की अपन बात कर लेते हैं। कलिंग युद्ध का जो वर्णन अपन को देखने को मिलता है वो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। अशोक ने स्वयं अपने 13वें शिलालेख में किया है। वर्णन कहां पे मिलता है? अशोक ने स्वयं अपने 13वें शिलालेख में किया है। क्या वर्णन किया है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया। कब लड़ा गया? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि क्या हुआ? 261 बीसी के अंदर। कब लड़ा गया? 261, क्योंकि 269 के अंदर तो राज्याभिषेक करवाया इसने। करवाया है क्या? नहीं करवाया? 269 में करवाया। उसके 8वें वर्ष यानी 261 की बात कर रहा है। यानी कि कलिंग युद्ध कब हुआ है? 261 बीसी में होता है। कलिंग युद्ध किस किस के मध्य हो रहा है? तो एक तरफ तो है अशोक और दूसरी तरफ कौन है? कलिंग का शासक था नंदराज। ठीक है, कलिंग का शासक नंदराज था। यह जानकारी अपन को मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा
अभिलेख से जानकारी मिलती है। और जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसको लगवाने वाला जो था वो था कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल ने कौन सा अभिलेख लगवाया है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किसने लगवाया है? कलिंग नरेश खारवेल ने लगवाया है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख से अपन को क्या जानकारी मिली है कि राजा कौन है? नंदराज है, कलिंग युद्ध के अंदर कलिंग की तरफ से। ठीक है, क्लियर है क्या? और इस युद्ध का जो विजेता निकल करके आता है, वो विजेता कौन है? विजेता कौन है? अशोक है। ठीक है क्या? विजेता कौन हो गया? अशोक हो गया। इस युद्ध में बहुत ज्यादा मारकाट मचती है। क्या मचती है? बहुत ज्यादा मारकाट मचती है। तो इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के भयावह दृश्य को देखकर, भयावह दृश्य को देखकर अशोक ने, भयावह दृश्य को देखकर अशोक ने युद्ध घोष या इसी को बोलते हैं भेरी घोष, युद्ध घोष या भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। धम्म घोष की नीति को अपनाया। ठीक है क्या? नंदराज के नीचे हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा। ठीक है भाई, इस युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा मारकाट मचती है, चारों तरफ लाशें पड़ी रहती है, चील कौवे गिद्ध उन लाशों को खा रहे होते हैं। इसको देख करके इसको लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूं। इसको देख करके इसको लगता है कि मैं कर, इस युद्ध के भयावह दृश्य को देखकर, युद्ध घोष या भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध नीति। कलिंग नरेश खारवेल, सही तो लिखा दे, खे मिला हुआ है और रे और वे अलग अलग है। खे एक जगह से लिखा हुआ है और वे और ले अलग अलग। होता क्या है, ये जो पेन है ना, इसमें दो प्रकार की स्याही चलती है, एक छोटी मतलब पतली और एक मोटी। तो जहां पे ये घूमता करता है ना, वहां पे मोटी स्याही हो जाती है कभी कभी, जैसे कि ये पतला है ना, फिर यहाँ एकदम से ये मोटा आ गया। ये देखो कितना पतला था, ये मोटा आ गया ना, तो इस वजह से घुमाने करने में गड़बड़ हो जाती है। तो पेन का दोष है, मेरी राइटिंग का दोष नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तुम लोग कह रहे हो मेरी राइटिंग गंदी, मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी, पागलो। एक एक अक्षर कितना अच्छा प्यारा लिखा है। जितना मैं तुम्हारी क्लास के अंदर, हाँ, जितना मैं तुम्हारी क्लास के अंदर इतना अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखता हूं ना, इतना मैं किसी में नहीं लिखता है। उसके अंदर भी इस पेन का ही रोल है, क्योंकि ये पेन बढ़िया चलता है, इसलिए अच्छी राइटिंग आ जाती है। ठीक है ना? ये देखो सही तो लिखा हुआ है यार, तुम लोग ऐसे परेशान होते हो, ये खे ही तो है। अब इस युद्ध के, ये भय नहीं दिखा तेरे को, ये नहीं दिखा, इसमें आ की मात्रा नहीं दिखी, और ये वह नहीं लिखा, भया वह। भैया अगर ये नहीं दिख रहा है तो चश्मा का नंबर चेक करवाओ। हाँ, ये लिख लिया क्या? तो देखो, इसने रणघोष या युद्ध घोष, मतलब सॉरी, युद्ध घोष या भेरी घोष या रणघोष की नीति को तो त्याग दिया है, और किसकी नीति अपना ली है? धम्म की नीति अपना ली है। और इसने जो धम्म का उल्लेख किया है वो भी अपने शिलालेखों के अंदर किया है। धम्म क्या है? तो धम्म के बारे में इसने अपने आप को समझाया है कि उपासिनवे बहुकयाने दया दानवे माधवे साधवे सची सोचे च धम्मति। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? उपासिनवे यानी कि, इधर सुनो, उपासिनवे मतलब पापों से मुक्ति, बहुकयाने मतलब बहुत से लोगों का कल्याण, उपासिनवे बहुकयाने दया दानवे यानी दया और दान, माधवे साधवे यानी कि वाणी के अंदर मधुरता और व्यवहार के अंदर साधुता व्यवहार में, माधवे साधवे सची सोचे सत्यता और शुद्धता, च धम्मति, ये ही धर्म है। ठीक है, तो धर्म के बारे में इसने अपने शिलालेख के अंदर भी उल्लेख कर रखा है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया है? बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक के जमाने के अंदर एक बौद्ध संगति होती है क्या? अशोक के टाइम पे बौद्ध संगति होती है क्या? एक का एक होती है। ए से अशोक बना था ना, यानी कि तीसरे नंबर की होती है। तीसरे नंबर के अंदर अध्यक्ष कौन था? महासभा का मोगली मित्र है, यही था। महासभा का मोगली मित्र है, तो मोगली पुत्र तिष्य बना था। ठीक है,
तो मोगलीपुत्र तिष्य ने इनको फाइनली बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षा दी थी। किसमें दीक्षा दी है इनको? बौद्ध धर्म के अंदर। यानी कि अशोक ने जिस धर्म को अपनाया वो कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। किसके कहने पे अपनाया था? तो उसमें 3 लोग आते हैं। ठीक है, कितने लोग आते हैं? 3। पहला था निग्रोध, दूसरा था उपगुप्त, और तीसरे नंबर पे फाइनल फुल टच जो दिया था, फिनिशिंग टच यानी पारी को समाप्त करने वाला कौन है? मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है, यानी कि इन लोगों के समझाने के ऊपर आकर के इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्लियर है? और बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में इसने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र, एवं पुत्री का नाम क्या है? संघमित्रा। संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। कहां भेजा है? श्रीलंका भेजता है। इसके अलावा इसने श्रीनगर बसाया। क्या बसाया? श्रीनगर एवं ललित पाटन। ललित पाटन, ललित पाटन कहां आता है? तो ललित पाटन आता है नेपाल में। नगर बसाए। ठीक है, तो श्रीनगर, एक तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर और एक ललित पाटन नेपाल के अंदर। ये दो नगरों का निर्माण करने वाला कौन था? अशोक था। ठीक है, आपसे पूछ ले श्रीनगर का बसाने वाला कौन है? तो अशोक है। ठीक है, श्रीनगर के बारे में थोड़ा सा और देख लेना। एक पुस्तक आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक जो है किसने लिखी है? कल्लण द्वारा, है ना। इस पुस्तक के अंदर जम्मू कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। जम्मू को तो रहने दो, कश्मीर का इतिहास है इसमें। ठीक है, किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। किसके अंदर है? राजतरंगिणी पुस्तक के अंदर। किसके द्वारा रचित है? कल्लण के द्वारा। ठीक है, इसका दादा कौन था? तो अशोक का है दादा कौन था? दादा मैं तो दोनों ही बता दूंगा, तुम दादा ही बता दो। अशोक का दादा कौन है? अशोक का दादा अशोक का दादा नहीं पता? अरे अशोक के बाप का बाप कौन था ये पूछ रहा हूं। मैंने पहले अशोक पढ़ाया था क्या? अशोक से पहले अशोक का बाप पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? हैं? मैं अशोक का पूरा खानदान पढ़ा दिया, फिर लास्ट में तेरे से पूछ रहा हूं इसका बाप कौन था, दादा कौन था, तो तू कह रहा है नहीं पता ही नहीं है। अशोक का पापा कौन है? हैं? पापा कौन है? पापा? अरे मैंने मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होते 3 ही तो राजाओं के नाम लिखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तीनों बाप बेटे ही तो हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, बिंदुसार ने आजीवक धर्म अपनाया है और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया है। ठीक है, याद रह जाएगा। अभी तो बाप दादाओं के नाम पता नहीं है, तुमको धर्म याद रह जाएगा है। ये समझ में तो आ रहा है क्या? लीला जो चल रही है, लिख लिया क्या? चले आगे। ठीक है, इधर देखो, अशोक के अभिलेख। इधर देखना, अशोक के अभिलेखों की अपन बात कर रहे हैं, तो इनकी जो भाषा है, अभिलेखों की भाषा है, वो कैसी है? प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। यानी कि भारत के अंदर जो सर्वप्रथम अभिलेख लगवाए गए थे वो कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए थे? तो वो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए थे। क्लियर है? लिपि की अपन बात करें, कौन सी लिपि है? तो 3 लिपियां हैं मेनली। तो एक आता है आपका ब्राह्मी लिपि,
एक आती है आपकी खरोष्टी, एक आती है ग्रीक, और एक आती है आरमाइक। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो इसका ये उल्टा है, दाएं से बाएं लिखी। ब्राह्मी, ब्राह्मी या ब्राह्मी एक ही बात है। इधर देखो, दाएं से बाएं, ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, ये संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी अभिलेख हैं इसके, उन अभिलेखों के अंदर कौन सी लिपि है? संपूर्ण भारत में। खरोष्टी जो है वो कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर। और जो ये ग्रीक और आरमाइक है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर है। इधर देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर आती है ग्रीक और आरमाइक लिपि की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख खोजे गए थे, अशोक के अभिलेखों की जो खोज हुई थी वो होती है 1750 में। कब होती है? 1750 के अंदर। और खोजकर्ता जो है, खोजकर्ता कौन है? टी फैनथेलर, टी फैनथेलर। खोजकर्ता कौन है? टी फैनथेलर है। इधर देखो, अशोक के अभिलेखों की अपन बात कर रहे हैं, इसके जो खोजकर्ता है वो कौन है? टी फैनथेलर है। खोज कब हुई है? 1750 के अंदर। बात करते हैं, इनको पढ़ने की बात कर लेते हैं कि इनको पढ़ा कब गया और पढ़ने वाला कौन था। पढ़ा गया इनको 1837 के अंदर। कब पढ़ा गया? 1837 में। और जो पढ़ने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। अब दो क्वेश्चन और निकल करके आते हैं यहां से कि भैया खोज की गई, तो खोज किसकी की गई थी? अभिलेख की गई। कौन सा अभिलेख था जिसकी खोज की गई थी? ठीक है, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा गया। कौन सा अभिलेख खोजा गया? दिल्ली मेरठ अभिलेख। कौन सा पढ़ा गया था? तो दिल्ली टोपरा वाला पढ़ा गया था। दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा गया था ना। मैं समझा देता हूं, इधर देखो, मैं अभी पूरा डिटेल में समझा दूंगा सारी चीजों को। अभी सुनो, खोजकर्ता कौन है? टी फैनथेलर है। पढ़ने वाला कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। पढ़ने वाला कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। और खोजकर्ता कौन है? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनकी जो डेट है ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खोजा क्या गया है? खोजा गया है दिल्ली मेरठ अभिलेख। तो इसका नाम आप सोच रहे होंगे, सर ये दिल्ली है कि मेरठ है क्या भला, ये तो बताओ। तो देखो, ये मेरठ अभिलेख हुआ करता था, जिसको बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर के आ जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो है, इनको कहां ले आता है? दिल्ली ले आता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली मेरठ अभिलेख। क्या नाम पड़ गया? दिल्ली मेरठ अभिलेख। इसी प्रकार से नीचे वाला जो है दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये टोपरा अंबाला के अंदर पड़ता है। तो हरियाणा अंबाला की अपन बात कर रहे हैं, वहां का है, लेकिन इसको उठा करके लेके आता है वापस से कौन? फिरोज शाह तुगलक। और कहां ले आता है? दिल्ली ले आता है। इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? दिल्ली टोपरा अभिलेख नाम पड़ गया। लिखो एक बार, लिखो लिखो एक बार। अभी बहुत टाइम है। लिख लिया? आप सुनना मेरी बात एक और से, अगर ये लिख लिया हो तो आगे चले। हैं? आर माइक, ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं? अभिलेख। तो अभिलेख जो है इसके, इधर देखना भाई, अभिलेख अपन को दो प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? दो प्रकार के। वैसे तो तीन प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? तीन प्रकार के। पहला आता है आपका स्तंभ लेख, एक आता है आपका शिलालेख, एक आता है गुहा लेख। तीन प्रकार के अपन को क्या मिलते हैं? शिलालेख नहीं, अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, इधर देखो, कोई बात नहीं,
अब ये तीन कौन कौन से हैं? एक स्तंभ लेख, एक शिलालेख और एक गुहा लेख है। तीनों में क्या डिफरेंसेज है? स्तंभ लेख का मतलब तो है कि किसी खंभे के ऊपर लिखे जाते हैं। स्तंभ लेख का मतलब क्या है? किसी खंभे के ऊपर कोई लेख लिखे गए, उनको स्तंभ लेख कहा गया। शिलालेख क्या है? किसी बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर कोई शिलालेख लिखे गए तो वो शिलालेख हो गया। गुहा लेख क्या है? गुफाओं के अंदर लिखे जाने वाले लेखों को क्या कहते हैं? गुहा लेख या गुफा लेख कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्तंभ लेखों की। जो स्तंभ लेख है वो इसके दो प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के? एक है आपके वृहत वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। एक वृहत स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख। इसी प्रकार से वैसे ही दो शिलालेख मिलते हैं, एक वृहत शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। ठीक है, इधर देख लो भैया। हाँ, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। इधर से वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख आप लोगों के कभी समझ में नहीं आया होगा, आज समझ में आ जाएगा। अच्छे से सुनना। अभी लेखों की अपन बात कर रहे हैं। स्तंभ लेख दो प्रकार के हैं, वृहत और लघु। वैसे ही शिलालेख भी दो प्रकार के हैं, वृहत और लघु। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे वृहत का मतलब बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर लिखा जा रहा है तो इसलिए इनको वृहत कह दिया होगा, है ना? ऐसे समझ रहे हो, समझना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग पढ़ते हो कि 13वें शिलालेख के अंदर ये बात लिखी हुई है, 12वें शिलालेख के अंदर ये बात लिखी हुई है। उसका मतलब क्या है? आप सोचते हो कोई 12 नंबर का बड़ा सा पत्थर होगा उसके ऊपर लिख रखा है, ऐसा नहीं है। होता क्या है, वृहत शिलालेखों का मतलब है कि बड़ी चट्टानों के ऊपर 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और ऐसे ये पॉइंट्स है, ऐसे ये ऐसे बड़े बड़े चट्टानों में बहुत सारी जगहों पे लिखे हुए मिले हैं। ठीक है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट को, जैसे पहला 5वें नंबर का पॉइंट है तो उसको बोला 5वां वृहत शिलालेख में। क्या बोला? 5वें वृहत शिलालेख। जैसे अभी अपन ने देखा था 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख का मतलब क्या हुआ कि इसका बड़ा बड़ा जो पत्थर है उसके ऊपर लिखा रखा है 14 पॉइंट्स, उसमें से 13वें पॉइंट में ये बात करी गई है। ठीक है ना? ऐसे ये वृहत शिलालेख जो है अपन को 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं? 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। क्या? वृहत शिलालेख। ठीक है, और इनमें कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? तो इसमें 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 14 पॉइंट्स हैं। और प्रत्येक पॉइंट को एक शिलालेख के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, लघु शिलालेखों के अंदर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लघु शिलालेखों में छोटे छोटे से शिलाओं के ऊपर अलग अलग चीजें लिखी हुई है। ठीक है, वैसा ही वृहत स्तंभ लेख जो है, ये जो वृहत स्तंभ लेख है ये अपन को 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 6 स्थानों से। और इनमें 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? 7। और वैसे ये जो लघु स्तंभ लेख है ये अपन को 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन पांचों के अंदर अलग अलग बातें लिखी हुई है। समझ में आया? क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो ये 6 स्थान है वृहत स्तंभ लेख के, ये 6 स्थान कौन कौन से हैं? तो दो तो अभी अपन ने देखे। कौन कौन से? दिल्ली, मेरठ। अभी देखा था क्या? एक देखा अपन ने दिल्ली टोपरा, देखा था। इसके अलावा लोरिया, अरेराज, एक लोरिया नंदनगढ़, एक रामपुरवा, एक कौन सा है? रामपुरवा। और एक बचता है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं क्या? हाँ, एक बचता है प्रयाग प्रशस्ति। इसी को कौसाम्बी भी बोला जाता है और इसी को इलाहाबाद भी बोला जाता है। ठीक है, इधर देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयाग वाला जो है या कौसाम्बी अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये कौसाम्बी के अंदर लगाया था अशोक ने, इसलिए इसका नाम पड़ा कौसाम्बी अभिलेख। इसको इलाहाबाद लेकर के किले के अंदर लेकर के आने का काम करता है अकबर, इसलिए इसका नाम पड़ गया इलाहाबाद अभिलेख। इसके ऊपर एक प्रशस्ति लगवाने का कार्य किया जाता है, उस प्रशस्ति को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। वो लगवाई थी समुद्रगुप्त ने। किसने लगवाई थी? समुद्रगुप्त ने, अपने कवि हरिसेन के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2-3 बातें हैं कि इसके अंदर अपन को अकबर और बीरबल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जहांगीर ने भी कुछ बातें इसके ऊपर लिखवा रखी है। तो अकबर, बीरबल, जहांगीर के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। अकबर इसको इलाहाबाद लेकर के आया था और समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान हुआ करता था हरिसेन। हरिसेन ने इसके ऊपर एक प्रशस्ति और लिखवाई, उस प्रशस्ति का नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है क्या? तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाई है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने हरिसेन द्वारा। और इलाहाबाद में कौन लेके आया था इसको? अकबर लेके आया था। तो अकबर, बीरबल और जहांगीर के बारे में भी जहां पे जानकारी अपन को मिलती है वो कौन सा अभिलेख है? ये वाला है। इन दोनों को दिल्ली लेके आने वाला कौन है? दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेके आया। कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक लाया, है ना। और ये जो 3 है, ये 3 बिहार के अंदर है। कहां पे है? बिहार के अंदर है। ठीक है,
क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट समझ में आया? बृहत स्तंभ लेख वाला 7 पॉइंट है प्रत्येक के अंदर, सेम पॉइंट है 7 के साथ। 6 स्थानों से अपन को प्राप्त हुए हैं। 6 में से शुरू के जो 2 है उनको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर के आ गया, 3 बिहार के अंदर है, और जो 6वें नंबर का है वो प्रयाग प्रशस्ति या कौशाम्बी या इलाहाबाद अभिलेख है। इलाहाबाद अभिलेख के लाने वाला कौन है? अकबर है। अकबर और बीरबल के बारे में जिस अभिलेख के ऊपर लिखा हुआ है वो कौन सा है? यही वाला है। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? एक बार लिखो। लिख लिया क्या? इसमें से जो ये लोरिया अरेराज है ना, इसके ऊपर सिंह की मूर्ति बनी हुई है। किसकी मूर्ति बनी हुई है? एक सिंह की मूर्ति बनी हुई है जो कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है ना? एक के ऊपर मयूर का अंकन है, एक के ऊपर बैल का अंकन है। लोरिया नंदनगढ़। लिख लिया? थोड़ा सा ये मिटा दूं क्या इधर वाला? अब तो मिट गया। इधर देखो, अब बात कर लेते हैं इन लघु की। किसकी बात कर लेते हैं? लघु की बात कर लेते हैं। ये कितने स्थानों से मिले हैं अपन को? 5 स्थानों से मिले हैं। 5 स्थान कौन कौन से हैं? एक है सांची का अभिलेख, एक सारनाथ का अभिलेख। जो सारनाथ का अभिलेख है, यहीं से अपन को क्या मिला है? अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, है ना? वो यहीं सारनाथ वाले से ही मिला अपन को ना। तीसरे नंबर पे कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है? कौन सा है? कौशाम्बी अभिलेख। एक मिला है अपन को निगलीबा, निगलीबा सागर अभिलेख, और 5वें नंबर पे मिला है रुम्मिनदेई अभिलेख। जो रुम्मिनदेई अभिलेख है, इधर देखना, रुम्मिनदेई अभिलेख है, ये सबसे छोटा अभिलेख है। ये क्या है? सबसे छोटा अभिलेख है, और इसी के अंदर एकमात्र एकमात्र अभिलेख, एकमात्र अभिलेख जो अर्थ से संबंधित है। अर्थ मतलब टैक्स वगैरह की अपन में बात करी गई है, यानी कि एकमात्र अभिलेख जिसके अंदर टैक्सेस की बात की गई है वो कौन सा है? रुम्मनदेही अभिलेख है। अर्थ या टैक्स की बात की गई है, या टैक्स से संबंधित है, कर को कम करने की बात की गई है इसके अंदर। लिखो।
जो ये कौशाम्बी अभिलेख है, इस कौशाम्बी अभिलेख का एक नाम और देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है रानी का अभिलेख। इसके कोष्टक में लिख लेना रानी का अभिलेख, ठीक है ना, लिख इसके नीचे लिख लेना, इसी को क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख। क्यों कहा जाता है रानी का अभिलेख इसको, क्योंकि इसके अंदर इनकी एकमात्र रानी है अशोक की, करुवाकी, उनका उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रानी का उल्लेख मिलता है, वो भी किसके अंदर, कौशाम्बी अभिलेख के अंदर मिलता है। रानी का नाम क्या है, करुवाकी, ठीक है, रानी का नाम क्या है, करुवाकी, करुवाकी रानी का जिक्र अपन को देखने को मिलता है कौशाम्बी अभिलेख के अंदर, इसलिए इसको नाम क्या मिला है, रानी का अभिलेख। इसके अलावा इसका एक पुत्र होता है तीवर करके, उस तीवर का भी जिक्र यहीं पे अपन को देखने को मिलता है, ठीक है क्या। अब बचता कौन सा है, वृहत वाला, लिख लो बस छोटा सा, फिर ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा आज में। सीधा शाम को जो सोए वो गिदो है, बस ये लिखाना है। अरे शाम को जो सोए वो गिदो है, बस ये लिखाना है। हाँ ये लिख लो भाई, उसमें ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा पूरा मौर्य साम्राज्य। फिर अपन कल नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, क्यों इतना सा छोड़े है ना। एक बार बता, तू अकेला थोड़ी लिख रहा, मैं भी तो लिख रहा हूं। छोटा सा अभी लिखो, हाँ लिख लेना, एक बार देख लो। वृहत शिलालेख और देख लो, वृहत शिलालेख जो अपन को मिले हैं वो कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं, ठीक है। और पॉइंट्स कितने हैं इनमें, 14 पॉइंट्स हैं। 8 स्थान कौन कौन से हैं, तो 8 स्थान को याद रखने का तरीका है, शाम को जो सोए वो क्या है, वो गिदो है। गधे को गिदा कह सकते हैं ना, तो इसमें से इस वो को काट देना है ना, बाकी के सारे आ जाएंगे। पहला सा से बनेगा शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी। मैं से बनेगा मान सेहरा, मान सेहरा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों पाकिस्तान के अंदर है और खरोष्टी लिपि के अंदर है। कौन सी लिपि के अंदर है, खरोष्टी लिपि के अंदर है। का से कापरा, का से कापरा, एक सेकेंड, का से कालसी, का से क्या है, कालसी, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, ठीक है। जो से जोगढ़, जो से क्या है, जोगढ़ उड़ीसा। सो से सोपारा, ए से एर्रेगुड़ी, गी से गिरनार, दो से धोला, धोली, दो से क्या है, धोली, ठीक है। सोपारा आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, एर्रेगुड़ी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, गिरनार पड़ता है आपका गुजरात में, और धोली पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। ये ट्रिक है, याद रख लेना। शाम को जो सोए वो गिदो है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि खरोष्टी लिपि के अंदर निम्न में से कौन से अभिलेख आते हैं जो खरोष्टी लिपि में है, तो शाहबाज गढ़ी और मानसेरा खरोष्टी लिपि के हैं। बाकी सारे कैसे हैं, ब्राह्मी लिपि के अंदर हैं, ठीक है। बाकी सारे कैसे हैं, ब्राह्मी लिपि के अंदर है। दो जो है जोगढ़ और धोली उड़ीसा के अंदर आते हैं। कहां पे आते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा यानी कि कलिंग की अपन बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं, कलिंग की। इनके अंदर जो 11वां 12वां और 13वां नंबर का जो पॉइंट्स है वो पॉइंट के अंदर चेंजेज है, यानी कि सभी जगह पे जो मिले हैं उनमें 11वां 12वां 13वां पॉइंट अलग चीज लिखी हुई है, और यहां पे जो मिले हैं उसमें 11वें 12वें 13वें पॉइंट में अलग बात लिखी हुई है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कलिंग को जीतने का वर्णन देखने को मिलता है इनमें, तो वहां की प्रजा को गिल्ट महसूस ना हो, इस वजह से वहां पे उन्होंने वो पॉइंट चेंज करके कुछ अलग बातें लिख दी है, ठीक है। तो ये वाली बात आती है। एक बात और, एक बात और, ग्रीक और आर्माइक जो लिपि थी, कौन सी लिपि थी, ग्रीक और आर्माइक, ये है। तो ग्रीक और आर्माइक लिपि का एक ऐसा द्विभाषी अभिलेख और मिलता है। द्विभाषी यानी कि द्विलिपि के अंदर जो अभिलेख मिलता है अपन को, वो और कौन सा है, वो है शार ए कूना, शार ए कूना अभिलेख, ठीक है। ये छोटे छोटे अभिलेख है, शार ए कूना अभिलेख, जिसमें ग्रीक और आर्माइक दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, वो कौन सा है, शार ए कूना अभिलेख है, ठीक है ना। ये बात और आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और एक आपका बैराट के अंदर भाब्रू शिलालेख और मिला है, वो लघु शिलालेखों के अंदर आते हैं, इसलिए अपन ने नहीं पढ़ा उनको। लघु शिलालेखों के अंदर भाब्रू शिलालेख आता है, जो कि कहां पड़ता है, जयपुर के अंदर, बैराट की पहाड़ी की अपन बात कर रहे हैं। इसके अंदर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये बात की जानकारी अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारा का सारा आपका मौर्य साम्राज्य हो गया।